तो मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हम फेंग हाओ और उसी लड़की को देखते हैं जो लड़की फेंग हाओ से कहती है, अगर तुम रेड लोटस किंग को हासिल करने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें रेड लोटस किंग की 2 सीट दूंगी। आंट जिंगहू भी फेंग हाओ से कहती है, असल में ये जो रेड लोटस किंग की सीट है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इस डील को तुम्हें तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। पर फेंग हाओ तो इसे साफ साफ इनकार कर देता है। इससे वो लड़की तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अपनी थंडर एट्रीब्यूट की पावर से फेंग हाओ के ऊपर हमला होता है। फेंग हाओ को इससे काफी ज्यादा झटका लगने लगता है पर उसे काफी अच्छा भी महसूस हो रहा था। आंट जिंगहू कहती है, क्यों ना तुम इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो और इस थंडर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से दौड़ने दो। फेंग हाओ भी ऐसा ही करता है, जिस वजह से वो काफी इजीली अपने वॉइड वॉर्टेक्स के अंदर इस थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा था। पर तभी आंट जिंगहू कहती है, क्यों ना तुम इस लड़की को तुरंत ही और गुस्सा दिलाओ ताकि वो अपनी और ज्यादा थंडर पावर का इस्तेमाल करे और तुम्हारी फायदा हो। फेंग हाओ भी आंट जिंगहू को बातों को सुनते हुए ऐसा ही करता है और उस लड़की को गुस्सा दिलाने लगता है। असल में इस लड़की की नाम होती है यान किंग। फेंग हाओ हारो कोशिश करता है जिससे यान किंग को गुस्सा आए, जिस वजह से यान किंग को तो फेंग हाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे पीटने के लिए तुरंत ही अपनी थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो इस टेक्निक को तुरंत ही फेंग हाओ के ऊपर कर देता है, जिससे हिट होकर फेंग हाओ तो तुरंत ही वहीं पे उस लेक के अंदर गिर गया था। इसी के साथ साथ हम उस लेक के अंदर एक बड़ा पाइथन को देखते हैं, जिसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था और इस थंडर टेक्निक की वजह से वो पाइथन भी वहाँ पे जाग गया होता है और वो काफी एग्रेसिवली वहीं पे बाहर भी आ जाता है, क्योंकि फेंग हाओ तो वहाँ पे पहले ही बेहोश हो चुका था। इस वजह से यहाँ पे यान किंग की मदद करने वाला कोई नहीं होता है। वो पाइथन तुरंत ही यान किंग के ऊपर हमला भी कर देता है। यान किंग तो काफी मुश्किल से इस पाइथन के अटैक को डॉच कर रहा होता है। असल में इस पाइथन को कंट्रोल करना यान किंग के पास में नहीं था, इस वजह से वो हार मान लेती है। इससे पहले कि वो पाइथन यान किंग के ऊपर और हमला कर पाता, वहीं पे फेंग हाओ भी पहुंच जाता है और एक ही अटैक में तुरंत ही उस पाइथन को पीछे गिरा देता है। पर वो पाइथन भी फिर से हमला करने की कोशिश करता है, जिस वजह से फेंग हाओ अपनी थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसकी अच्छे तरीके से बचा देता है और यान किंग भी एक स्माइल करती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लुटेरे को दिखाया जाता है जो कि एक आयरन आर्म एप की बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लोग कहता है, असल में ये भी काफी रेयर है, इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। पर उन लोगों की नजर पहाड़ों के ऊपर हो रहे फाइट के ऊपर जाता है। वो लोग उसी ओर जाते हुए कहने लगता है, शायद से वो लड़की जिसके पास ट्रेजर मैप है और वो लड़का वहीं पे होना चाहिए, चलो उसी तरफ जाया जाए। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फेंग हाओ और यान किंग को दिखाई जाती है। फेंग हाओ कहता है, मिस क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है? ये सुनने की बात यान किंग कहती है, असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं थी, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन को हराने ही वाली थी पर बीच में तुम टपक पड़े। फेंग हाओ तो समझ जाता है कि वो ये सब गुस्से में कह रही थी। फेंग हाओ पहले तो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से हील करता है, जिस वजह से यान किंग भी काफी खुश हो गई होती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे जाते हुए यान किंग काफी सारे बातें करती है पर फेंग हाओ तो चुपचाप उन सभी बातों को सुन रहा था। पर तभी वो अचानक से पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई इलाज की जरूरत है? ये सुनने की बात यान किंग गुस्से में कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे इलाज की जरूरत है? क्या तुम्हारा दिमाग हमेशा ही टर्की मोड में रहती है? डांट सुनने की बात फिर से दोनों वहाँ से जाने लगती है। यान किंग फिर से कहती है, अगर तुम मुझे मदद करते हो तो मैं तुम्हें 2 सीट्स यकीनन दूंगी। फेंग हाओ पूछता है, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूं? यान किंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाद में पलट जाऊंगी? पर ऐसा नहीं है, रेड लोटस किंग के अलावा जो भी चीज वहाँ पे मिलेगी वह सभी तुम्हारी हो जाएगी। और फेंग हाओ भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हीं लुटेरों के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वे सभी प्लानिंग करने लगता है कि किस तरह से फेंग हाओ और यान किंग को वैसे भी पकड़ेंगे। अब फिर से हमें उन दोनों को दिखाई जाती है जो कि आगे बढ़ी होती है, पर तभी यान किंग अचानक से रुक जाती है। फेंग हाओ पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया? यान किंग कहती है, कुछ भी नहीं। पर हम यान किंग की शूज के ऊपर हम कुछ खून को लगे हुए देखते हैं। वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगती है पर अचानक से तभी उन दोनों के ऊपर हमला हो जाता है जो कि उन लुटेरों के ग्रुप्स ने किया था और तुरंत ही कई सारे मेंबर्स उन दोनों को घेर लेता है। उन लुटेरों
लुटेरो की लीडर फिर से कहता है ओ ट्रेजर मैप हमारे पास सौंप दो तो हम तुम दोनों की जान यहीं पे भाग देंगे। यान किंग कहती है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम लोग इससे हमसे छीन लो, जिससे तुरंत ही उन लोगों के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फेंग हाउ भी फाइट कर रहा होता है, पर वो इस बार अपनी थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये देखने की बात तो वो भी काफी शॉक हो जाता है। आंट जिंगहुआ कहती है कि ये तुम्हारी वाइट वॉर्टेक्स की वजह से है, जो कि किसी भी एलिमेंट को एब्जॉर्ब और यूज कर सकती है। यान किंग और फेंग हाउ एक साथ मिलकर उन सभी वॉरियर्स को डिफीट कर रहा होता है, पर फेंग हाउ उन लुटेरो की लीडर से फाइट करता है जो कि फेंग हाउ से ज्यादा पावरफुल था, और इससे फाइट करने में फेंग हाउ को भी काफी मुश्किलें हो रहा था। कुछ ही देर फाइट करने के बाद वो दोनों ही इन लोगों से हार जाता है। वो लोग चाहकर भी इन लोगों को एक साथ हरा नहीं सकते थे। फेंग हाउ यान किंग से कहता है तुम तुरंत ही यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मेरे पास यहाँ से भागने की और एक रास्ता मौजूद है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी चिंता मत करना। यान किंग भी ऐसा ही करने लगती है, पर तभी वहीं पे एक पावरफुल बीस्ट आ जाता है जो कि था आयरन आर्म जाइंट एप, शायद से उसी बच्चे की मदर था, और वो तुरंत ही यान किंग के ऊपर हमला कर देता है, जो अटैक अगर यान किंग को लगता तो वो वहीं पे खत्म हो जाता। यान किंग तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है, पर वो जाइंट एप फिर भी उसका पीछा कर रहा था। फेंग हाउ को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वही इसका पीछा क्या कर रहा है। फेंग हाउ उस जाइंट एप को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो उसके हाथों में नहीं था। कोशिशों के बावजूद भी वो उसे रोक नहीं पाता। वो सोचता है क्यों ना यहाँ से भागा जाए, और वो यान किंग के साथ यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर वो जाइंट एप फिर भी उसके पीछे पहुँच जाता है। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली वो दोनों कुछ टाइम के लिए जाइंट एप की पीछा छुड़ाने में तो कामयाब हो गया था, पर यान किंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, जिस वजह से फेंग हाउ को भी मजबूरन वहाँ पे रुकना पड़ता है। फेंग हाउ कहते हैं अगर हम यहाँ पे इस तरह से रुक गए तो वो जाइंट एप तुरंत ही हमें मार डालेगा, और तभी वही पे उन्हें पास ही कुछ महसूस होता है जो कि उस जाइंट एप की बच्चा था। फेंग हाउ उसके पास आकर देखता है कि वो तो काफी ज्यादा इंजर्ड था, इस वजह से वो तुरंत ही उसकी बॉडी को हील कर देती है, जिस वजह से वो जाइंट एप तुरंत ही दौड़ते हुए फेंग हाउ के पास पहुंच जाती है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। पर कुछ ही देर में वही पे जाइंट एप भी पहुंच जाता है, जो कि इस बार उन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहा होता है। वो सभी लुटेरे भी ये सभी चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये जाइंट एप उन दोनों को तुरंत ही मार देगा, उनकी काम यहाँ पे और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद फेंग हाउ कहता है ये जाइंट एप हमारे ऊपर अब हमला क्यों नहीं कर रहा। फेंग हाउ भी उस बच्चे को छोड़ देता है, जो कि तुरंत ही अपनी मदर के पास पहुंच गई होती है। फेंग हाउ को भी ये सिचुएशन कुछ समझ में आ रहा था कि वो जाइंट एप अचानक से उन लोगों का पीछे में क्यों पड़ा था, क्योंकि यान किंग की शूज में जो खून लगा हुआ है वो इसी जाइंट एप की बच्चे का है, और इस खून की स्मेल को सूंघते वो हमारे पीछा कर रहा था। ये सभी चीजें देखने की बाद वो सभी लुटेरे वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर फेंग हाउ और उस जाइंट एप की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ जाता है। वो छोटा जाइंट एप इशारों में अपनी मदर से कहती है इन्होंने ही मेरे ऊपर हमला किया था और मुझे इस तरह से इंजर्ड किया। ये देखने की बात तो वो जाइंट एप काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और तुरंत ही उन लुटेरों के ऊपर हमला कर देता है। उन लोगों की काफी अच्छी पिटाई करने की बाद तुरंत ही उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो जाइंट एप यान किंग और फेंग हाउ को इशारों में उसका पीछा करने के लिए कहती है, जिससे फेंग हाउ और यान किंग भी तुरंत ही उसका पीछा करने लगती है। कुछ ही देर में वो लोग एक केव के अंदर पहुँच गया था। केव को देखते हुए फेंग हाउ को लग रहा था कि इस केव को किसी ने बनाया है। जाइंट एप तुरंत ही उन लोगों को एक ट्रेजर के पास ले आती है, जो कि था ड्रैगन हेड ग्रास। आंट जिंगहुआ कहती है ड्रैगन हेड ग्रास अगर 100 साल पुराना हो तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और पूरी तरीके से मैच्योर भी होता है, पर यहाँ पे दुख की बात तो ये है कि ये बस 1.5 साल ही पुराना है। लगता है हमें इसे लेना नहीं चाहिए और मैच्योर होने देना चाहिए। ये सुनने की बात फेंग हाउ कहता है कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है, और वो उस ड्रैगन ग्रास को वहीं पे उखाड़ लेता है। पर यान किंग की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। ये सुनने की बात यान किंग कहती है वैसे तुम इसे रख सकते हो, क्योंकि इससे बढ़िया इंग्रेडिएंट्स तो मेरे पास मौजूद है। वहीं पे ढूंढते हुए यान किंग को एक टेक्निक मिल जाती है, जो कि काफी पावरफुल टेक्निक होती है। ये टेक्निक फेंग हाउ को देते हुए वो कहती है अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो फाइट के अंदर तुम्हारी पावर काफी इंक्रीज हो सकता है, और इसी के साथ साथ इसे यूज करने की बाद अगर तुम अपनी थंडर फिस्ट को इस्तेमाल करते हो तो इसकी पावर कितना ज्यादा इंक्रीज हो सकती है ये तुम सोच भी नहीं सकते। फेंग हाउ पूछता है इतना पावरफुल टेक्निक तो मुझे क्यों दे रहे हो। ये सुनने की बात यान किंग कहती है मेरी जो थंडर टेक्निक है वो इससे भी ज्यादा बेस्ट है, मुझे इस तरह की टेक्निक की जरूरत नहीं है। फेंग हाउ जब इस टेक्निक
टेक्निक को ध्यान से चेक करता है तो उसे पता चलता है इस टेक्निक को असल में रिफाइन करने के लिए गोल्डन एलेक्सर की जरूरत है। पर फेंग हाउ को गोल्डन एलेक्सर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, इस वजह से यान किंग उसे समझाते हुए कहती है गोल्डन एलेक्सर असल में 3 तरह की होती है और इसमें भी 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फेंग हाउ फिर से पूछता है पर मैं इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए अब गोल्डन एलेक्सर कहाँ से लाऊं, जिसे रिफाइन करने के लिए कम से कम मीडियम ग्रेड की एक गोल्डन एलेक्सर की जरूरत है। ये सुनने की बात यान किंग कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास पहले से ही ये चीज मौजूद है, और वो तुरंत ही अपने पास से एक गोल्डन एलेक्सर स्टोन को निकालते हुए फेंग हाउ को तुरंत ही दे देती है, जिसे देखने की बात तो फेंग हाउ काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसी के साथ साथ वो पूछता है क्या तुम इसे मुझे ऐसे ही दे सकते हो। यान किंग कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम बस इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में ध्यान दो। फेंग हाउ भी उस गोल्डन एलेक्सर को लेकर वहीं पे उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लग जाता है, जहाँ पे कि यान किंग उसे देखते हुए कहती है असल में इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले एसेंस पील को गैदर करने की जरूरत है, इसके बाद इस एसेंस पील को इस टेक्निक के साथ मिलाकर रिफाइन करने की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड काम है और इसी के साथ साथ काफी पेनफुल भी है। ये सुनते आंट जिंगहो भी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, पर हम यून हाउ को देखते हैं जो कि कुछ ही देर के अंदर अंदर पील एसेंस को भी कलेक्ट करने में कामयाब हो गया होता है। इसी के साथ साथ उस पील एसेंस को एब्जॉर्ब करने में लग जाता है, जिसमें फेंग हाउ को तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। इसी के साथ साथ यान किंग वहाँ से तुरंत ही बाहर आ जाती है। बाहर आने की बात उसे पता चलता है कि जो रेड लोटस किंग है वो पूरी तरीके से पक चुका है। इसी के साथ साथ वो बाहर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि फेंग हाउ की कल्टीवेशन अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। पर तभी हम वहीं पे एक पावरफुल थंडर फिस्ट को निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि फेंग हाउ ने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया होता है। इसी के साथ साथ उस टेक्निक को एक्टिवेट करने की बाद ही फेंग हाउ ने अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल किया था, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। फेंग हाउ की पावर को देखकर यान किंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर कर देती है तो रेड लोटस किंग उन लोगों के हाथों से जा सकता था। कुछ ही देर में वो लोग रेड लोटस किंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे कि वो निकलने वाला था। वो प्लेस लावा से पूरी तरीके से कवर था, पर तभी वहीं पे 2 पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है, जो कि वो दोनों चाहकर भी कभी भी हरा नहीं सकता। वो दोनों बीस्ट रेड लोटस किंग के लिए वहीं पे फाइट करने लगता है। फेंग हाउ कहता है इससे पहले कि ये लोग रेड लोटस किंग तक पहुंचे, इनकी फाइट खत्म होने से पहले हमें रेड लोटस किंग को हासिल कर लेना चाहिए और ऐसे निकल जाना चाहिए। वो दोनों ही ऐसा ही करता है, पर काफी ढूंढने की बाद भी उसे रेड लोटस किंग नहीं मिलता। रेड लोटस किंग को किस तरह से हासिल किया जाए नक्शे के अंदर भी नहीं होता। इस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। पर तभी एक स्टोन तुरंत ही यून हाउ की ओर आने लगता है, जो कि उन दोनों बीस्ट की फाइट की वजह से वहाँ पे आया था। उस स्टोन की वजह से तुरंत ही फेंग हाउ की एक फेस पर कट लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकल कर तुरंत ही उस लावा के अंदर गिर जाता है। वही पे लावा के अंदर ब्लड गिरने की वजह से हम काफी ज्यादा रोशनी निकलते हुए देखते हैं और कुछ ही देर में वहाँ से रेड लोटस किंग भी बाहर निकल जाता है। यह देखने की बात तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते तुरंत ही फेंग हाउ रेड लोटस किंग को वहाँ से हासिल करते हैं, वहाँ से भागने लगता है। पर स्टोन पिलर्स के नीचे गिरने की वजह से वहाँ से यान किंग नीचे गिरने लगती है। फेंग हाउ यान किंग को सेफली ऊपर पहुँचाते हुए रेड लोटस किंग उसके पास देकर उसे जाने के लिए कहती है, पर यान किंग ऐसा करना नहीं चाहती थी। फेंग हाउ कहता है तुम मेरी बारे में चिंता मत करो, मैं सेफली यहाँ से निकल जाऊंगा। यान किंग वहाँ से जाते हुए फेंग हाउ के साथ बिताए हुए सभी बातों को याद करते वो वापस आने लगती है और वो तुरंत ही फेंग हाउ को बचाने के लिए नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से सेफली निकलने की बाद एक प्लेस पर आराम कर रहा होता है, पर तभी वहीं पे वो दोनों ही स्पिरिचुअल विश पहुँच गया होता है, क्योंकि उन दोनों को भी पता चल गया था कि फेंग हाउ और उसके पास रेड लोटस किंग मौजूद है, जिससे उन दोनों को वहाँ से बचते हुए मजबूरन भागना पड़ता है। पर वो दोनों बीस्ट भी अभी भी उन दोनों का पीछे कर रहा था। फेंग हाउ समझ जाता है अगर इस तरह से चलता रहा तो वो दोनों ही उन दोनों बीस्ट के हाथों मारे जाएंगे। यहाँ से बचने के लिए उन्हें रेड लोटस किंग को उन्हें किसी भी हालत में छोड़ना होगा और वो दोनों वहाँ से बचने के लिए फेंग हाउ तुरंत ही रेड लोटस किंग को उन दोनों बीस्टों के बीच फेंक देता है, जिससे उन दोनों की जान तो बच गया था। वहाँ से
सेफ्ली एक सेफ प्लेस पर पहुंचने के बाद फैंग हाउ कहते हैं फाइनली हमारी जान बच चुका है। पर रेड लोटस किंग को इस तरह से उन बीस्टों के हवाले करने की वजह से यान किंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो फैंग हाउ से कहने लगती है, मैंने तुम्हारी मदद के लिए क्या कुछ नहीं किया, केव के अंदर मिला फॉरबिडन टेक्निक भी मैंने तुम्हें दे दिया, इसी के साथ साथ उसे रिफाइन करने के लिए मैंने गोल्डन एलेक्सर भी दिया, पर तुमने यहाँ पे क्या किया। रेड लोटस किंग जिसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत है, तुमने ही उसे उन बीस्टों के हाथों छोड़ दिया। ये सुनने की बात फैंग हाउ भी हंसते हुए कहता, अरे पगली इतना ज्यादा परेशान होने की क्यों जरूरत है, और वो तुरंत ही उसके सामने कई सारे रेड लोटस सीड रख देता है, जिससे यान किंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। उसे खुश होते हुए देखकर फैंग हाउ तुरंत ही रेड लोटस किंग के आधा हिस्सा भी निकाल लेता है, क्योंकि उन्होंने उन बीस्टों के हाथों बस आधा हिस्सा ही दिया था। यान किंग कहती है पर वो दोनों बीस्टों ने इसे क्यों सेंस नहीं कर पाया कि ये रेड लोटस किंग की बस आधा ही हिस्सा है। फैंग हाउ कहता है, मेरे पास एक मेडिकल स्क्रिप्चर मौजूद है और मैंने मेडिकल पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर पाया, जिनसे वो भी समझ भी नहीं पाया कि ये आधा हिस्सा है, जिससे यान किंग तो और भी ज्यादा खुश हो गई होती है। यान किंग फिर से कहती है, तो फिर मैं तुम्हें और एक सीड्स दूंगी, बस तुम्हें बस मेरी यान फैमिली की एक मेंबर बननी होगी, बस नाम की ही तुम यान फैमिली की मेंबर रहोगे। पर फैंग हाउ तो यान फैमिली की मेंबर बनना नहीं चाहता था। आंट जिंग हुआ की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो इस डील के लिए मान जाती है। इस वजह से यान किंग फैंग हाउ को रेड लोटस किंग की 3 सीड्स देते हुए कहती है, हम कल सुबह ही पैराडाइज वैली से तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे। रेड लोटस किंग की सीड्स देखने के बाद ही आंट जिंग हुआ फैंग हाउ से कहता है, तुम्हें तुरंत ही इन सीड्स को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हारी मेडिकल पॉइंट्स काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। पर फैंग हाउ तो इन सीड्स अपने फादर के लिए लेना चाहता था, इस वजह से वो यहाँ पे इसे एब्जॉर्ब करना नहीं चाहता था। आंट जिंग हुआ कहती है, तुम्हारे फादर इसकी पावर को कभी भी संभाल नहीं सकती है, तो तुम्हें यहीं पे ही एब्जॉर्ब करना चाहिए। यान किंग फैंग हाउ को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर इसके बारे में वो पूछती है। फैंग हाउ कहता है, असल में मैं काफी टाइम से इस पैराडाइज वैली के अंदर हूँ, मुझे अब घर जाना चाहिए। यान किंग कहती है, क्या तुम अनाथ नहीं हो? इसका मतलब माफ करना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तुम इस प्लेस पर अकेले कैसे आ सकती हो। ये सुनने की बात फैंग हाउ कहता है, दरअसल मैं गलती से यहाँ पर पहुँच गया, खैर इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पहुँच पाया और रेड लोटस किंग की सीट हासिल कर मेरी फादर और मेरी मदर इसके बारे में जानकर काफी खुश होंगे। ये सुनने की बात यान किंग काफी उदास होती हुई कहती है, दरअसल मेरी जो फादर है वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे कभी भी घर से निकलने नहीं देते, मैं तो दरअसल यहाँ पे छुपते हुए आ गया। फैंग हाउ कहता है, मेरी फादर भी काफी सख्त है, पर वो मेरी हर एक फैसले पर सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ मेरी फादर ने मुझे कहा था कि इस दुनिया पर सबसे पावरफुल लोग वही है जो कमजोरों की हिफाजत करता हो। इसकी ऐसी इमोशनल बातों को सुनकर यांग काई भी काफी इमोशनल हो गई होती है। इसके बाद फैंग हाउ वहीं पे बैठ के रेड लोटस किंग की 8 सीट को वहीं पे रिफाइन करने लगता है, जिसमें कि कामयाब होने की बाद उसकी जो मेडिकल पॉइंट्स थे वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया होता है। आंट जिंग हु भी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ से सुबह हो जाता है। सुबह होने की बाद जब अपने आसपास फैंग हाउ को नहीं पाता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, पर तभी वहीं पे फैंग हाउ भी पहुँच जाता है और कहता है कि मैं पास ही कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए गया था ताकि मेरी मेडिकल पॉइंट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सके। यान किंग कहती है, तुम्हें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, चलो आज तुम्हें मैं एक ऑप्शन हाउस के अंदर ले जाऊंगी। और वो फैंग हाउ को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी वहीं पे उन्हीं लुटेरों के लीडर पहुँच जाता है और उन दोनों से कहता है, असल में तुम दोनों ने रेड लोटस किंग को भी हासिल कर लिया, तुम दोनों अगर जान बचाना चाहते हो तो तुरंत ही मुझे रेड लोटस किंग दे दो। पर फैंग हाउ कहते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद ही हासिल कर लो, और वो तुरंत ही अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया था। यह देखने की बात वो लुटेरा भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।